देखो बाजार में घूमती हुई एक थ्योरी है कि जो भी एसएस राजामौली के साथ काम करता है उसको एक कर्स लग जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको उनके साथ काम करने के बाद नेम एंड फेम तो मिलता ही है, लेकिन उसके बाद आपकी कुछ नेक्स्ट मूवीज डेस्टिन्ड होती है फ्लॉप होने के लिए। अब देखो एक बार के लिए मैं ये इग्नोर कर भी दूं, लेकिन पहले प्रभास की कुछ मूवीज, फिर रामचरण और जूनियर एनटीआर की लेटेस्ट फिल्म देवरा पार्ट 1 को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि मे बी कहीं ना कहीं सच्चाई तो है इस कर्स में, क्योंकि देवरा सच कहूँ तो एक बिलो एवरेज मीडियोकर मूवी है, जिसको अगर आज से कुछ साल पहले अगर रिलीज करते तो मे बी चल जाता। पर आज के टाइम पे जहाँ पे हमें एज ऑडियंस इतना ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, देवरा एक आउटडेटेड सी मूवी लगती है, जिसको मैं एकदम भी बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने मूवी को बहुत ही एंजॉय किया, लेकिन बहुत ही गलत रीजंस के लिए, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी। जहाँ पे भाई जानवी कपूर को अपना हीरो जिस तरीके से हैंडल करता है, ऑब्जेक्टिफाई करता है, एंड इवन उनका इंट्रोडक्टरी सीन भी जिस तरीके से दिखाया जाता है, वहाँ पे वो खूबसूरत तो नहीं लेकिन सेक्सी लग रही थी। तो डायरेक्टर का इंटेंट क्या था ये साफ साफ समझ में आ जाता है। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉयदीप राजकुमार, और पता है मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि 20 फीट के पर्दे पे जानवी कपूर को इस तरीके से ऑर्गेज़म लेता हुआ देखूंगा, एंड ये आई काइंड रियली एंजॉयड इट। आई मीन कुछ जरूरत से ज्यादा ही मैंने एंजॉय किया। डैम दोस्त सासें। खैर मजाक से हट के सीरियस नोट पे आए तो मूवी का लोर एक्चुअली में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे मूवी की स्टार्टिंग रत्नागिरी के पहाड़ों से होती है, जहाँ पे कुछ ऑफिसर्स अंडरकवर होकर आए होते हैं कुछ स्मगलिंग के केस के लिए, जिसमें वही एक लोकल जिसका नाम सिंगप्पा होता है, वो ये बताता है कि आप यहाँ गलत जगह पे आए हो, क्योंकि यहाँ के समुद्र को रेड सी यानी लाल समुद्र कह के बुलाया जाता है। यहाँ समुद्र पे जो भी कोई स्मगलिंग या गलत काम करने के लिए आता है, उसे एक अर्बन लेजेंड यानी देवरा मार के समुद्र के नीचे दफना देता है। देन कहानी फ्लैशबैक होके आजादी के पहले के टाइमलाइन पे जाती है, जहाँ पे रत्नागिरी के गाँव के निवासी तभी ये ग्लैडिएटर वॉरियर्स हुआ करते थे, जो समुद्र के रास्ते आने वाले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किया करते थे। तो जब वहाँ पे वॉरियर्स रात के अंधेरे में निंजा की तरह उन अंग्रेजों को मार के समुद्र में फेंक देते थे, तो पूरा समुद्र खून से लाल हो जाता था, जिसकी वजह से उसको नाम मिला रेड सी। लेकिन आजादी के बाद जब उन्हीं वॉरियर्स की नेक्स्ट जनरेशंस को कुछ काम नहीं मिला, तो वो मजबूरन पायरेट्स बन गए, जो कि मर्चेंट नेवी की शिप से कंटेनर चुरा के भाग जाते थे। देन अगेन कहानी शिफ्ट होती है रत्नागिरी के माउंटेन्स पे, जहाँ पे 4 गाँव बसे होते हैं, और वहाँ पे हर गाँव का अपना एक मुखिया होता है, जिसमें देवरा सबसे बड़ा मुखिया होता है। सो देवरा हमेशा से नो किलिंग पॉलिसी को फॉलो करता है, एंड वो हमेशा गिल्ट फील करता है कि जिस तरीके से वो स्मगलिंग करते थे, एज दे वर चिल्ड्रन ऑफ प्राउड वॉरियर्स। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है देवरा और बाकी मुखिया के बीच में कि सब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, एंड एक इवेंट पे देवरा को धोखे से मारने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद देवरा वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन एक वार्निंग छोड़ जाता है कि जो भी इस समुद्र पे दोबारा कदम रखेगा, उसके खून से ये समुद्र को लाल कर दूंगा। अब ऐसा क्या हुआ कि देवरा एक शांत मुखिया से एक डेविल गोस्ट ऑफ सी बन गया और पूरे गांव के लोगों के जान के पीछे पड़ गया, ये आपको मूवी में ही पता चलेगा। अब देखो सीधी सी भाषा में बोलूं तो ये बस एक बाहुबली फ्रॉम मैशो है, जिसको बस अंडर द वाटर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि मूवी एकदम ही बुरी है। मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छा लोर प्रोवाइड करता है अबाउट द रेड सी एंड द गोस्ट ऑफ सी के बारे में, लेकिन पता है बात ये है कि मूवी में बाहुबली से हैवी इंस्पिरेशन देखने को मिलता है, स्पेशली वो बाप बेटी की कहानी एंड लास्ट का वो कटप्पा वाला क्लिफ हैंगर। लेकिन अपने पीजे भाई की भाषा में वो पेसिंग की इतनी भांग भोसड़ा मचा के चले जाते हैं कि आप एस ऑडियंस मूवी की रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीन आता है मूवी में जब दिखा रहे होते हैं कि देवरा भाई एक मैजेस्टिक फिगर है, भाई स्क्रीन पे उसकी हीरो वर्शिप चल रही है, बट कट टू नेक्स्ट सीन आउट ऑफ नोवेयर देवरा का रोने वाला सीन आ जाता है, एंड यू बी लाइक है ये कब हुआ। जहाँ पे पता है मैं ये बोलूंगा कि सेकंड हाफ की कंपैरिजन में मुझे फर्स्ट हाफ ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बट सेकंड हाफ में मैंने जिस चीज को एंजॉय किया वो कतई बेशरम जाहिलों वाले रीजंस के लिए एंजॉय किया, फॉर वेरी रॉन्ग रीजंस, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी, जिसकी वजह से यार एक लड़की ने मेरे हाई का भी रिप्लाई नहीं दिया, बट क्या करे जो है सो है। आई मीन आप खुद ही सोचो ना, 20 फीट के पर्दे पे आपके सामने जानवी कपूर ऑर्गेज़म ले रही है, बोल रही है कि मुझे कोई ऐसा हट्टा कट्टा मर्द चाहिए जिसको देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाए। यहाँ पर डायरेक्टर का इंटेंट क्या था, उसने किस नियत से ये सब दिखाया, आपको समझ में आ जाता है। इवन जानवी कपूर का इंट्रो सीन भी भाई नहाने के शॉट से दिखाया जाता है, एंड अपना हीरो जो लपक के जानवी कपूर को पकड़ता है ना, यू विश आप उसकी जगह पे होते। 20 फीट के स्क्रीन पे उनके एब्स दिख रहे हैं, उनके नेवल शॉट्स दिखाए जा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्टिफाइड भयंकर तरीके से हुई है, जिसमें से पता है उनका फिल्म में इंपॉर्टेंस क्या था, बिच आई एम अ हॉर्नी वुमन एंड आई नीड अ बिग डी। इवन एक्शंस भी भाई कतई गांडफाड़ लेवल के दिखाए जाते हैं, जिसमें वो एक स्वॉर्ड फेंक के, वो बाउंस होके दूसरे हाथ में आना, फिर वो मूवी के स्टार्टिंग में देवरा भैरवा के साथ जो कंटेनर से कूदता है एंड बोट पे सीधा लैंड करता है, मतलब फिजिक्स ने तो बस हार्पिक पी ही लिया था उसमें। एंड जो खतरनाक फायर वर्क एंड बात पे स्लो मोशन एंट्रीज, स्पेशली वो सेकंड हाफ में वरा का एक ही पोजीशन में वो ग्लैडिएटर फाइट
फाइट में बार बार आता है ना, मैं कसम से उस टाइम पे लाइफ की चॉइस पे क्वेश्चन करने लग गया था। एनटीआर का जिस तरीके से जलपरा बन के समुद्र से इंट्रो सीन दिखाया जाता है, कसम से बहुत फनी लग रहा था। और वो लास्ट में देवरा का बेटा वरा जब शार्क की सवारी करता है उसके मुंह में देता है रस्सी, वो बिल्कुल भी भाई कूल नहीं लग रहा था। जिसमें से भाई देखो, मैं तो यही बोलूंगा कि ये मूवी उस तरीके की है कि वो कहावत है ना, तो खूबसूरत तो बहुत है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। देवरा मास एंड एलिवेशन से लेस एक कमर्शियल फ्लिक है जिसमें वर्ल्ड बिल्डिंग अच्छी है डेफिनेटली, लेकिन जिस कन्विक्शन के साथ दिखाया जाता है वो बिल्कुल भी रेस्पेक्टेबल नहीं है। आई मीन आप खुद ही सोचो ना कि एक आइडिया जिसमें एक अर्बन लेजेंड है, एक इनविजिबल फिगर है जो समुद्र के बीच रहता है एंड जो भी वहाँ लूट करने आता है उसको एक भयंकर मौत देता है। लाल समंदर की हिस्ट्री गांव को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है और हर हिस्से का एक लीडर है। साल में एक बार वेपन्स की पूजा होती है जिसमें एक ग्लैडिएटर फाइट होती है। ये सब ऑन पेपर सुनने में कितना फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन वहीं जब स्क्रीन पे एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो वहीं पर ही हक देते हैं। हीरो वर्शिप चल रही है, एनटीआर की 3-4 बार मास एंट्री दिखाई जा रही है एंड सेकंड हाफ को अननेसेसरीली स्ट्रेच कर देते हैं एंड लास्ट का बेकार सा एक क्लिफ हैंगर छोड़ देते हैं। एंड बाय द वे मैंने लास्ट का ट्विस्ट पहले ही गेस कर लिया था। तो देखो ओवरऑल देवरा एक एवरेज मूवी है लेकिन आज के टाइम के हिसाब से आउटडेटेड फील होती है। आई मीन एसएस राजामौली सर ने ये चीज कई सालों पहले ऑलरेडी कर दिया है, तो हमारे लिए कुछ नया सरप्राइजिंग नहीं रह जाता है। अगर ये मूवी आज से कुछ 10 साल पहले रिलीज हुई होती तो मे भी चल जाती, लेकिन आज के टाइम पे जो हमें एक्सपोजर मिला है इतनी सारी मूवीज का, हम एज ऑडियंस इन सब चीजों से आगे बढ़ गए हैं। तो मेरी तरफ से देवरा को 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार। बाकी आप चाहो तो जाके देख सकते हो, मूवी एकदम क्लीन है तो फैमिली के साथ आराम से देख सकते हो। बाकी वरना चाहो तो सीधा ओटीटी पे आने का वेट कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा ही पसंद आया हो तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ किसी और रिव्यू के साथ। टिल देन जॉयदीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।